नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। बात देश की, देश में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ना, कर्नाटक का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज में हिजाब पहनी हुई छात्रा का कुछ हिंदू छात्र विरोध कर रहे हैं। वो धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। जवाब में छात्रा भी धार्मिक नारे लगाती है। इस पर पूरे देश में बहस गर्मा गई है। आंच मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई। यहां भी सियासत जारी है। कर्नाटक की लड़ाई मध्य प्रदेश आई। हिजाब पर यहां सियासत गरमाई। एमपी में हिजाब पर बैन के संकेत। शिक्षण संस्थान में चलेगा एक ड्रेस कोड। मजहबी अखाड़े की ये तस्वीर कर्नाटक के पीईएस कॉलेज की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जहां शिक्षा दी जाती है वहां धार्मिक नारे क्यों? दरअसल पूरा विवाद हिजाब लगाने को लेकर है। यहां हिजाब का विरोध हो रहा है क्योंकि कई हिंदू संगठन इसे धार्मिक प्रतीक मान रहे हैं। हालांकि पूरा मामला हाई कोर्ट में जा चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुना देता तब तक यूनिफॉर्म को लेकर राज्य सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इस मामले को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बहस छिड़ गई है कि क्या प्रदेश में भी हिजाब पर बैन लगेगा। पर जहाँ जिन स्कूलों में हमारे यहाँ ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है वहाँ सवाल नहीं उठता। ड्रेस कोड का पालन करना स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है और बाहर जिनको पहनना है पहने, कोई आपत्ति नहीं है। किसी के धर्म संस्कृति पे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। सर, स्कूल कॉलेज यदि जिस तरीके से नियम आए हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या उनके ऊपर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में हम जो ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं उससे हिजाब का कोई लेना देना नहीं है। जो ड्रेस कोड लागू होगा, ड्रेस कोड तय किया जाएगा, उस ड्रेस कोड को स्कूलों में आना होगा और इसलिए हिजाब का प्रसंग आज नहीं है। संस्थान का अनुशासन पहली प्राथमिकता है, समानता का भाव भी उसकी प्राथमिकता है। इसलिए समानता और अनुशासन दोनों चीज के लिए स्कूल का ड्रेस होता है। अभी आपने एमपी के 2 मंत्रियों के बयान सुने, अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। अफसोसनाक बयान है। बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूं तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गाँव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ड्रेस कोड का मुद्दा ऐसे समय आया है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर कर्नाटक से शुरू हुए विवाद पर मध्य प्रदेश में बहस गरमा सकती है तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां इसका असर क्या होगा, इस पर अलग ही पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई है। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या शिक्षण संस्थानों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में अनुशासन होना चाहिए या फिर सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कर्नाटक में हिजाब पहनने के मामले ने अब हिंसक मोड़ ले लिया है। राज्य के 2 जिलों में छात्राओं के हिजाब पहनने के खिलाफ छात्रों के भगवा शॉल पहनने के बाद यह विवाद काफी बढ़ गया है। मंगलवार को हिंसा और झड़प के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 3 दिन बंद रखने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। प्रधानमंत्री ने कहा अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक न लगता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद की खाई ना होती, कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, कांग्रेस ना होती तो राजनीतिक परिवारवाद से राजनीति मुक्त होती। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं उन्होंने कहा कि हार से हुई निराशा को देश पर नहीं थोपना चाहिए। यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता।
इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है, और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है, और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट्स और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भारत की प्रगति भी तब होगी जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें। यह दायित्व बनता है। अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। और हमें समझा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाई। आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के शब्द हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम से जारी इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने समुदाय के अलग अलग वर्गों को कई चीजें मुफ्त में देने के वादे किए हैं। इसमें किसानों को मुफ्त बिजली, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, सिलेंडर की बात की गई। आपको बता दें कि बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में दिल्ली की तरह फ्री बिजली देने का वादा किया हुआ है।
और अब बात भोपाल की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की गई है कि भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दी जाए। कोरोना के चलते परीक्षाओं के विज्ञापन समय से जारी नहीं हो सके। उम्मीदवार वर्तमान प्रावधानों में अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में छूट लागू करने का कष्ट करें, ये लेटर लिखा गया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। कांग्रेस को ग्वालियर ग्रामीण में जिला अध्यक्ष की तलाश है। ऐसे में कई नामों पर चर्चा गर्म है, लेकिन कांग्रेस यहां किसे मौका देगी, फिलहाल साफ नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस का अभेद किला है। यहां 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीते कई सालों से काबिज है। कांग्रेस अपने इस अभेद किले को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए एक नए सेनापति की तलाश है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तलाश पूरी नहीं हुई है। हालांकि कुछ नाम ग्वालियर ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में है, जिनमें पूर्व सांसद रामसेवक सिंह गुर्जर, साहब सिंह गुर्जर, अलबेल सिंह घुरैया, डबरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रंगनाथ तिवारी, कल्याण गुर्जर के नाम पर भी कयास तेज है। हालांकि सभी नेता यही कह रहे हैं कि पार्टी का आला नेतृत्व जिस किसी का भी नाम तय कर देगा वो मंजूर होगा। तलाश तेज है। पार्टी के नेता अपने अपना जो है रेसल कर रहे हैं और उस पर कसरत कर रहे हैं, और उनको जो उचित लगेगा उसको वो जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। और वैसे किसी को भी दे दी जाए जिम्मेदारी, जिसको पार्टी जिम्मेदारी दे देगी बखूबी उसको निभाएंगे। कि ये वरिष्ठ नेतृत्व का फैसला है। जो जिस काबिल होगा वरिष्ठ नेतृत्व उसको चुनेगा, और जो भी चुनकर आएगा वो जिला ग्वालियर ग्रामीण अध्यक्ष की कमान संभालेगा। वो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी मजबूती से काम करेगा। वर्तमान में ग्वालियर ग्रामीण में जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, जिन्हें पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए अशोक सिंह का कहना है कि 2 जिम्मेदारियां संभालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला पार्टी के आला नेताओं पर छोड़ा है। जिला अध्यक्ष का दायित्व पूरी तरह से पूरे अच्छे तरीके से मैं नहीं निभा सकता, तो मैंने अवगत करा दिया है, और उन्होंने वो शीघ्र ही निर्णय लेंगे कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी की जाए। उधर दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि ग्वालियर ग्रामीण में ही नहीं, उन्हें हर जिले में कार्यकर्ताओं की तलाश है। ग्रामीण में वो मजबूत सिर्फ 3 में से 2 विधायक हैं, इसलिए कहते होंगे। बाकी जनाधार, पार्टी का वोटिंग परसेंट, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हमारी भाजपा से ज़्यादा है, कांग्रेस के नहीं है। मैं ये तो जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, जो चेहरा आ जाएगा वही चेहरा है। नहीं देखिए, अभी तक तो जो जिला अध्यक्ष हैं वो हैं, और आगे जो होंगे वो सामने आएंगे। नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हैं कि अब ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसे लाएं। अब देखना होगा कि कांग्रेस किसे ग्वालियर ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए चुनती है। वैसे सियासी हलकों में चर्चा जोरों पर है कि भले ही सिंधिया कांग्रेस में ना हो, फिर भी कांग्रेस को यहां संगठन की नियुक्ति करने में पसीना बहाना पड़ रहा है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और मध्य प्रदेश में आज यानी नर्मदा जयंती के दिन गांव का जन्मदिन मनाने की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जन्मभूमि जैत से ही गांव का जन्मोत्सव गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि साल में एक दिन गांव का जन्मदिन मनाने की पहल सीएम शिवराज ने शुरू की है। इस दिन गांव के सभी लोगों को गांव में मौजूद रहना होगा। जो गांव से बाहर रहते हैं उन्हें भी इस दिन गांव आना होगा और ग्राम सभा के माध्यम से गांव के विकास पर चर्चा करनी होगी। खेड़ापति मैया की जय, उमापति महा। और मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम और होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही जगहों के नाम बदलने की घोषणा 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का नाम बदला गया। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी चंद्रशेखर बालिम्बे के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया। वहीं बाबई का नाम बदलकर माखन नगर किए जाने की अधिसूचना भी जारी की गई। और हॉकी इंडिया ने 33 सदस्यीय संभावित जूनियर टीम घोषित की है। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां जिन्हें इस टीम में जगह मिली है। संभावित भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम चयनित अनिशा साहू और आंचल साहू ने इस टीम में जगह बनाई है। तो छत्तीसगढ़ की ये 2 बेटियां हैं जिन्हें इस जूनियर टीम में जगह मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।